हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम उन रीजंस पे बात किया था जिनकी वजह से ज़ियाउल हक ने 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। आज हम रिफॉर्म्स पे बात करेंगे जो जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाने के बाद इंट्रोड्यूस कराया। 1977 को मार्शल लॉ लगाने के बाद ज़ियाउल हक ने ड्रास्टिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए थे, इकानमी के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, कोर्ट के अंदर, तकरीबन हर सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराया था। और दोस्तों, आपको पता है कि ज़िया पीएनए के बैकिंग पे आ गया था। जो पॉलिटिकल कवरेज दे रही थी ज़ियाउल हक को, वो पीएनए ही थी। और पीएनए के अंदर आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर इस्लामी पॉलिटिकल पार्टीज थे, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थे। एक वजह इनको सेटिस्फाई करना भी शायद हो, तो ज़ियाउल हक ने ज़्यादा एम्फेसिस नेशनलाइजेशन और इस्लामियाइजेशन पे दिया है। दोस्तों, ये आपका एसएलओ नंबर 8.5.2 है। ये उन बच्चों के लिए जो आगा खान बोर्ड के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का। तो बाकी चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जनरल स्पीकिंग भी है, सो हमारे वो दोस्त जो स्टूडेंट्स नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जो पहली पॉलिसी है ज़ियाउल हक के इंट्रोड्यूस कराए हुए पहली पॉलिसी, वो प्राइवेटाइजेशन है। वो दोस्त जिनको प्राइवेटाइजेशन क्या है ये नहीं पता, उनको बताते चलें कि प्राइवेटाइजेशन इट इज द अपोजिट ऑफ नेशनलाइजेशन। भुट्टो के पीरियड में आपको याद हो तो हमने बताया था कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी। नेशनलाइजेशन पॉलिसी में जब गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से कंपनीज परचेज कर रहे थे, अब इसका रिवर्स क्या होगा? नेशनलाइजेशन अगर प्राइवेट सेक्टर से परचेज करना है तो इसका रिवर्स गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में सेल करना। सो गवर्नमेंट ऑन कंपनीज को सेल करने का सिलसिला चला। ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बाद में बेनजीर के गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट से होते हुए, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग से होते हुए अभी तक चलती आ रही है। So this policy was started by Ziaul Haq and it's still continuing. That is the policy of selling government assets in private sector. अब सेल करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो रखी गई कि जो कंपनी जिस ऑनर से परचेज की गई थी वो रिटर्न उसी ऑनर को ही सेल किया जाए। अब वो ऑनर अगर परचेज करना ना चाहता हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए, ये 1970s में एक ऑनर से परचेज की गई है। अब जब उसको रिटर्न सेल कर रहे थे आप, तो ऑनर उसका परचेज करना ना चाहता हो, तो फिर ये कहा कि तो उस सूरत में किसी दूसरे इन्वेस्टर को ये कंपनी सेल कर दी जाएगी। दूसरी जो बात लाई गई वो ये कि बहुत सारे ऐसे लॉस पास किए गए जिससे इस बात की गारंटी दी गई कि दोबारा नेशनलाइजेशन मुल्क के अंदर ना की जाए। और अगर कहीं नेशनलाइजेशन नागुज़ीर होती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट कर रही है और ये मैंडेटरी हो रहा है कि उस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाए, तो फिर उस सूरत में फेयर कंपनसेशन दिया जाएगा ऑनर को। ऐसा नहीं कि उसको कोड़ी के दामों कंपनी परचेज करेंगे। तो ये प्रोटेक्ट किया गया इस तरह से नेशनल प्राइवेटाइजेशन को। इससे मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ गए। आपको पता है कि नेशनलाइजेशन की वजह से ब्यूरोक्रेटिक टैप क्रिएट हुआ था, तो वो खत्म हो गया। ब्यूरोक्रेटिक टैप आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ब्यूरोक्रेटिक टैप मींस एक ऐसी सिचुएशन जब ब्यूरोक्रेसी की एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट या फिर नॉन टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है, तो इसको ब्यूरोक्रेटिक टैप कहते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक टैप जो क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ गया और फिर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उससे नेशनल इनकम बढ़ गई और साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, क्योंकि इनकम जब बढ़ जाती है तो साथ इन्फ्लेशन ने बढ़ना ही है। नेक्स्ट जो उसकी ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी वो इस्लामियाइजेशन। दोस्तों, इस्लामियाइजेशन मींस कन्वर्टिंग द सोसाइटी ऑन इस्लामिक लाइंस।
کہ آپ سوسائٹی کے اندر آپ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ایسے پالیسیز ایسے لاز انٹروڈیوس کراتے ہو جس سے وہ لاز وہ سسٹم اسلامک بن جاتا ہے. تو ضیاء الحق نے اسلامیزیشن کے لیے بہت سارے پالیسیز انٹروڈیوس کرایا ہے اور وہ سب کے سب اس کلپ کے اندر ڈسکس کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو ہم صرف فوکس کریں گے ان پالیسیز کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. The first one, حدود آرڈیننس 1977. حدود آرڈیننس، یہ لفظ حدود حد کی جمع ہے. حد آپ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ایک لمٹ، ایک مقررہ حد رکھنا. اب حدود آرڈیننس میں کیا کہا گیا تھا؟ حدود آرڈیننس میں کچھ کرائمز جیسے ایڈلٹری ہے، اچھا شراب نوشی، زنا، چوری، ان کے لیے اسلامک سزائیں متعارف کرائے گئے. مثال کے طور پہ زنا کے لیے اسلامک سزا، اگر زنا کے مرتکب شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کرا دی جائے گی اس کے ساتھ، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، کوئی خاتون ہے جو اس میں انوالو نظر آتی ہے، تو اس کو سٹوننگ کے ذریعے، پتھراؤ کے ذریعے اس کو مار دیا جائے گا. یہ بہت ہی ایک ہارڈ سا رول تھا. اسلامک لا ہے، ہم مانتے ہیں اس کی بہت زیادہ سینکٹیٹی ہے، لیکن گلوبل پریشر بھی اس سے بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس لا کے اندر بہت سارے امینڈمنٹس بعد میں ہو گئے. جو ریسنٹ جو لا اس سے کرسپونڈنگ جو ہے نا امینڈمنٹ کے بعد چلتا ہے، دیٹ از دی پروٹیکشن آف وومن ایکٹ 2015. اب اس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ نرمی لائی گئی. دوسرا ہے قذف آرڈیننس. قذف دوستو بہتان لگانا، کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کے اوپر ایک ایسا الزام لگانا جس سے اس کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچتا ہو، اس کی سیلف ریسپیکٹ خراب ہوتی ہو. تو قذف آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص اگر کسی پہ بہتان لگاتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. پھر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. زکوٰۃ اینڈ عشر یہ دونوں اسلامک ٹیکسز ہیں. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس مسلم پاپولیشن کے اوپر لگایا گیا تھا، اور یہ نان مسلم پاپولیشن اس سے ایگزامپٹڈ ہے. یہ مسلم انڈیویجولز کے اوپر، مسلم آرگنائزیشنز کے اوپر، مسلم انڈسٹریز کے اوپر یہ لا امپلیمنٹڈ ہوا 1979 کو، جسے ہم زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس کہتے ہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اسلام میں، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم سے ایک مخصوص مقدار، دیٹس 2.5% سیونگز میں سے ادا کرے. تو اس کے لیے ایک پورا ایک اسٹرکچر بنایا گیا جس میں پروونشل زکوٰۃ کاؤنسل، پھر اس کے انڈر میں ڈویژنل زکوٰۃ کاؤنسل، پھر ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کاؤنسل، تحصیل زکوٰۃ کاؤنسل تک، اس طرح سے ایک سیریز میں ڈفرینٹ کاؤنسلز بنائے گئے جن کا کام زکوٰۃ اینڈ عشر کی کلیکشن ہو اور پھر ان کی ری ایمبرسمنٹ ہو، یعنی وہ ریٹرن مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس سے کیا افیکٹ ہوا؟ اس سے تو ایک اکانومی کے اوپر ایک پازیٹیو افیکٹ بنتا ہے، وہ یہ کہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بنتی ہے. زکوٰۃ اور عشر چونکہ امیر کے اوپر لگتا ہے، جس کی سیونگ ہوتی ہے اس کے اوپر لگتا ہے، اور وہ رقم غریب اور نادار لوگوں کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے. تو اس سے امیر اور غریب کے درمیان ڈفرنس ذرا کم ہو جاتا ہے اور غربت کم کرنے میں مدد مل جاتی ہے. لیکن اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوا. وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ، تو جیسا کہ ہم نے کہا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس سے اکانومی کے اوپر ہیلدی امپیکٹس آتے ہیں، کیونکہ سرکولیشن آف ویلتھ میں امپرومنٹ آ جاتی ہے، اچھا کلاس ڈفرنس کم ہو جاتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے جس سے ان کی ویلفیئر میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوا. وہ اس طرح کی دوستو، اگرچہ ہم اسلامک اسٹڈیز کے نہ تو کنسرن لوگ ہیں اور نہ یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم، یا نہ ہی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کریں، لیکن اس امپیکٹ کا ایک سوشل امپیکٹ بن گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر ایک دفعہ نظر دوڑا سکتے ہیں. وہ یہ کہ اسلام کے اندر ڈفرینٹ ڈاکٹرائنس ہیں، جو بیسکلی دو ڈاکٹرائنس، دی سنی ڈاکٹرائن اور شیعہ ڈاکٹرائن.
अब सुन्नी डॉक्ट्राइन के मुताबिक ज़कात एंड उशर कलेक्ट करने का गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, जबकि शिया डॉक्ट्राइन इस कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ज़कात एंड उशर कलेक्ट करने का राइट जो है ये सईदों के पास है, यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स हैं उनके पास ये राइट है। तो जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ तो पाकिस्तान के अंदर शिया मुस्लिम्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इनकी प्रोटेस्ट इतनी बढ़ गई कि बाद में इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक अमेंडमेंट करनी पड़ी। अब वो अमेंडमेंट इतनी ऑकवर्ड हुई कि फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड सुन्नी एंड शिया was used in the Statute of Pakistan. It was said that Zakat and Ushur ordinance is applied only on Sunni Muslims and Shia Muslims are exempted from this ordinance. अब इससे क्या हुआ, देखो दो ब्रदरन कम्युनिटीज मुस्लिम कम्युनिटीज शिया एंड सुन्नी, इनके दरमियान एक डिवीजन आ गई। फिर एक शरिया कोर्ट बनाया गया। शरिया कोर्ट बनाने का मकसद इस्लामी लॉस की इम्प्लीमेंटेशन और लॉस की स्क्रूटनी करना था। शरिया कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट होता है, अपीलेट कोर्ट होता है और कोई भी सिटीजन इसके अंदर जाके क्लेम कर सकता है कि दिस लॉ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, और अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो उस लॉ को अल्ट्रा वायर करार दिया जाता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग स्टार्ट हो गई। इंटरेस्ट इस्लाम में रिबा या सूद हराम है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं कि इस्लाम में सूद हराम है। रिबा एक ऐसी रेंट को कहते हैं जो फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर रिसीव की जाती है और ये इस्लाम में हराम है। तो इसके लिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का निज़ाम 1981 को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। इंटरेस्ट की जगह में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए गए। फिर इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया। अब इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अप टू डिग्री लेवल, यानी आपकी बीए, बीएससी या वट एवर यू आर डूइंग एट योर ग्रेजुएशन लेवल, वहां तक इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है। अब ये भी एक इस्लामिक ऑर्डिनेंस के तौर पे हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इस्लामियात को इंट्रोड्यूस कराना एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इज एन ऑब्वियसली एन इस्लामिक ऑर्डिनेंस कि हर बच्चे को इस्लाम के बारे में सिखाना, और पाकिस्तान स्टडीज इट्स आल्सो रिलेटेड टू इस्लाम बिकॉज द पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड to strengthen the ideology of Pakistan, this step was taken in 1978 कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात को कंपलसरी सब्जेक्ट्स बनाए गए। फिर सेनेक्टिटी ऑफ रमजान एक्ट, ये 1981 को एक ऑर्डिनेंस था। आई एम रियली सॉरी गाइस, ऑर्डिनेंस फॉर द सेनेक्टिटी ऑफ रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक में तमाम मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के अंदर हर बालिग मुसलमान के ऊपर रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब इसमें यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान किसी पब्लिक प्लेस पे रमजानुल मुबारक के दौरान खाते हुए पकड़ा जाए तो उसे 500 रुपए जुर्माना की सजा होगी। यहां पे भी एक जो है ना इसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी बनता है। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि इस्लामी उसूल के तहत हर मुसलमान के ऊपर रोजा फर्ज है, तो ये गवर्नमेंट ने जो है ना फोर्स कर दिया कि दैट एवरीबडी विल प्रैक्टिस इस्लाम। अब इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरा ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पहले ये कि इस्लाम में कोई जबर भी नहीं है। कुरान में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि दीन में जबर नहीं है, तो ये जबरन इस्लाम नाफिज करने के बराबर था। दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये कि इसके ऊपर भी दो डिफरेंट राय हैं। एक जो शिया मसलक है उनके मुताबिक सफराना हो सकता है, सफ़र के दौरान खाया जा सकता है, बीमारी के दौरान खाया जा सकता है, जो कि सुन्नी डॉक्ट्राइन में अलाउ नहीं है। तो इसमें भी शिया, दिस लॉ इज़ फॉर शिया एंड दिस लॉ इज़ फॉर सुन्नी, ये भी एक सेक्टेरियन डिवीजन बन गई। दोस्तों अब आपका टास्क ये है कि आप ज़िया के पॉलिसीज़ के 5 इम्पैक्ट्स आपने लिखना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।